हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आप ये मान के चलो कि नीट और जेईई दोनों में हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता ही आता है। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में जो है आपको ये मिल जाएगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह जो है जहां से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है उस चैप्टर में जो है बेसिकली ये टॉपिक मेंशन है। और हर साल जो है नीट और जेईई दोनों में जो है एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, आता ही आता है। ठीक है। और अक्सर ये टॉपिक ऐसा है कि या तो कोचिंग वाले या स्कूल वाले जो इसको पढ़ाते नहीं है ना, या फिर आपको बोल देते कि एनसीईआरटी में से खुद पढ़ लेना, या फिर रान काट दी जाती है एक क्लास में जो वो इसको जो है वो ठीक से नहीं बताया जाता है। तो हम इसमें बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें दे रखी है, जो भी कुछ मेंशन है, उसको एक एक चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पढ़ने के हिसाब से, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रैक्टिकल भी होता है, जनरली जो कोचिंग वाले कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, लेकिन करवाना चाहिए। स्कूलों में भी प्रैक्टिकल करवाने चाहिए, क्योंकि भैया इससे आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है। तो भैया देखो जरा कि ये जो टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो है भैया, इसमें हम बात करते हैं डिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स की। डिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर इसको आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो क्या ये क्या होता है, अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टोटल तीन चीजें होती है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास है भैया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक है वो होता है भैया इसमें प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं। अब देखो कि होता क्या है ये हमें समझना है। तो इसके लिए आप ये मानो कि जब आपका एग्जाम होता है या जब भी आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो जो एग्जामिनर आता है ना वो आपको क्या करेगा, एक सैंपल देगा, एक कागज की पुड़िया देगा। और इस पुड़िया में जो है वो आपको एक पाउडर मिलेगा, है ना। जैसे ये पाउडर है, आपको वो ये बोलेगा कि आप इस पाउडर में आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है। जैसे मान लो उसने पाउडर फॉर्म में जो है वो आपको ग्लूकोज दे दिया, C6H12O6, आपको यूरिया दे दिया, है ना, NH2CO NH2। तो ग्लूकोज और यूरिया का एक मिक्सचर आपको दे दिया मान लो। अब दोनों ही देखने में कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो केवल देख के तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि इसमें क्या क्या है। तो अब आपको ये बोलेगा कि भैया आप क्या करो, इस सैंपल को चेक करके बताओ इस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है। तो भैया देखो जरा कि जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, टोटल 4 एलिमेंट है ना। हर एलिमेंट का अपने आप में एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। वो टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं और फिर उसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि भैया इसमें कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है या नहीं है। ठीक है। तो अब देखो जरा कि जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप ये बता रहे हो कि एक सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, तो आप सैंपल की क्वालिटी चेक कर रहे हो कि भाई क्वालिटिवली सैंपल कैसा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तब तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। चलो ठीक है, एक बार आपने जो किसी भी मेथड से ये बता दिया कि सैंपल में जो कौन कौन से एलिमेंट है, ये हमने बता दिया। अब आपको जो है वो एग्जामिनर बोलेगा कि भाई मैंने जो है वो आपको 20 ग्राम का सैंपल दिया था, मान लो 20 ग्राम का सैंपल था, और 20 ग्राम के सैंपल में अब आपको ये पूछेगा कि चलिए बताओ कि 20 ग्राम में आपने कहा कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब आप ये बताओ कि 20 में कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना और नाइट्रोजन कितना है। ठीक है। अब आपको पूछेगा इसका परसेंटेज। तो देखो जब आप सैंपल में इनका अमाउंट बता रहे हो कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, तो इसको हम बोलते हैं भैया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं। ठीक है। तो भैया चलो हमने क्वालिटी बता दी, क्वांटिटी बता दी। ठीक है। अब बारी आएगी भैया, हमने दो कंपाउंड लिए थे, मान लो ग्लूकोज और यूरिया। अब आपको बोलेगा कि इनको सेपरेट करके बताओ, इनको अलग करके बताओ कि ग्लूकोज और यूरिया को आप अलग कैसे करोगे। तो दिस इज नॉन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है।
तो देखो जरा कि 3 टॉपिक है, तीनों एक एक करके हमें पढ़ने हैं, है ना, और तीनों से जो है ना एक क्वेश्चन हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो भैया ये एक क्वेश्चन तो हम कंफर्म कर लेते हैं अपना कि एक क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, या आप बोलो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट या फिर बोल दो क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि हम बेसिकली जो है ना यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि आपको एक सैंपल मिलेगा, सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बोलते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना, इसके अलावा हेलोजन हो सकता है। तो भैया देखो जरा कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये सारे एलिमेंट पॉसिबल है, और हम केवल जो ना और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो ना केवल इतने एलिमेंट के बारे में ही डिस्कशन है, केवल इतने के बारे में ही हमें टेस्टिंग पढ़नी है। और भी एलिमेंट्स हैं, और भी कई अलग अलग तरीके के जो आयंस होते हैं, ठीक है, रेडिकल्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जेई में हम पढ़ते हैं, एक अलग टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल ये जो क्लास है ये केवल प्योरली 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाली है। जितना एनसीईआरटी में दिया है हम उतनी ही बात यहाँ पर करेंगे। तो एनसीईआरटी में इन सारे एलिमेंट का जिक्र है कि भाई कार्बन की टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि सैंपल में कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो किसी कंपाउंड में है या नहीं है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिएगा बहुत ही आसान सा काम है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए जो भी आपके पास सैंपल है, सैंपल ऑफ कंपाउंड, सैंपल ऑफ कंपाउंड। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, मैंने कहा ना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है तो वहां कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हमें तो टेस्टिंग करके बतानी कि कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है। तो सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको आपको क्या करना भैया, CuO के एक्सेस के साथ जो है इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। तो जब आप इसको CuO के एक्सेस के साथ हीट करोगे तो बेसिकली इसका सारा का सारा कार्बन, ऑल कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। सारा कार्बन जो है वो CO2, और जितना भी इसका हाइड्रोजन है वो सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया, कि ऑल कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड ऑल हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू H2। क्लियर है बात। सारा कार्बन हमने CO2 में कन्वर्ट कर दिया, सारा का सारा जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम कुछ भी करके ये पता लगा ले कि यहाँ पर जो गैस बनी है, आप इसका सेटअप देखो, सेटअप कुछ ऐसा होता है कि हमने जो है बेसिकली एक यहाँ पर बीकर लेना है ना, ये लो एक फ्लास्क हमने ले लिया, यहाँ पर जो भी सैंपल था ये सैंपल, ठीक, और इसमें जो थोड़ा सा आपने क्या मिला दिया, CuO मिला दिया, और इसको जो इलेक्ट्रिक आर्क से यहाँ पर बेसिकली जो है वो जला दिया, ये आर्क लगाया और इसको क्या किया, जलाया। अब जलाएंगे तो क्या बनेगी, गैसेस बनेगी। यहाँ पर जो हमने एक पासिंग ट्यूब लगाई, कॉर्क लगाया, इसको पैक किया, और ये हमने जो एक पासिंग ट्यूब यहाँ पर लगा दी। इस ट्यूब को जो है वो आप लाके यहाँ पर दूसरे किसी बीकर में जो है इसको क्या कर दो, एक तरीके से इकट्ठा कर लो। ये लो जी, हमने जो है दूसरे बीकर में इसको लाके छोड़ दिया, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। लैब में जब करवाते हैं तो सब कुछ आपको लैब में अवेलेबल हो जाता है। अब देखो क्या होगा ना, अच्छा यहाँ पर जो है वो क्या है, अपने पास CO2 और H2 है, और इसको कर दिया ठंडा, इसको कूल डाउन कर दो, तो जितना भी लिक्विड होगा ना वो तो कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके जो नीचे आ गया, और CO2 जो है ना वो बेसिकली कहाँ है, CO2 गैस है, ऊपर है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्या करेंगे, CO2 और H2 को हमने कलेक्ट कर लिया, दिस इज कलेक्टेड, ठीक है, दिस विल बी आल्सो कलेक्टेड, इसको कलेक्ट कर लिया। अब भाई हमें थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर जो गैस है वो CO2 ही बनी है, और ये लिक्विड जो है वो क्या है, वाटर ही है। हमें थोड़ी ना पता है, लिक्विड तो कोई और भी बन सकता है ना, लेकिन हमें जो वो टेस्टिंग करनी कि यार नीचे जो लिक्विड बना वो वाटर ही है क्या, ये गैस CO2 ही है क्या। ऐसा नहीं कि सब पी के देख लो कि पानी है ना, पी के नहीं, कोई जहर वहर बन जाए तो पता नहीं, कुछ और कोई दूसरा केमिकल, पॉइजनस केमिकल बन जाए मान लो, और पी के देख लिया तो कोई सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी, है ना। तो इतना सा काम जो है वो पीके तो नहीं देख सकते इसको, भैया H2O है ना, आपको कोई ना कोई केमिकल टेस्ट से करना पड़ेगा, केमिकल से टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो CO2 की टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, इस गैस को जो है वो हम पास कराएंगे भैया लाइम वाटर से, इसको हम लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो दिस CO2
this gas will be passed through lime water, and if lime water turns milky, ठीक है, कि अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाए, then CO2 is confirmed, कि भैया अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाए तो पक्का ये गैस क्या है, CO2 है, क्योंकि हमें ये पता है कि CO2 जब लाइम वाटर होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके साथ जो रिएक्ट करता है तो बनता है CaCO3 और साथ में H2O। हालांकि CaCO3 का प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन प्रेसिपिटेट से जस्ट पहले जो टर्बिडिटी की कंडीशन आती है, तो ये जो है ना, ये दिस मिक्सचर विल गिव मिल्की अपीयरेंस, ठीक है ना, यही क्या करता है, आपको मिल्की अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसी मिक्सचर CaCO3 और H2O की टर्बिडिटी की वजह से आपको लाइम वाटर मिल्की दिखाई देगा, दूध जैसा दिखाई देगा एकदम, ठीक है। तो भैया ये है। अच्छा, एक गैस और है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, मुझे बताओ कौन सी है, सोचो, कि वो गैस है SO2, कि SO2 जो होती है ना CO2 के अलावा, ये भी लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो यार यहाँ SO2 भी हो सकता था कि हमने जो इसको गैस को जो लाइम वाटर में पास करवाया, मिल्की हो रहा है, या तो CO2 होगी या SO2 होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा, पक्का कंफर्म है कि ये गैस जो है वो कौन सी है, CO2 है। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, KMnO4 है, KMnO4 से भीगा हुआ एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर जो है वो हम इसके आसपास लेके जाते हैं, गैस के आसपास। अब KMnO4 जो है ना, इससे भीगा हुआ फिल्टर पेपर आप इसके आसपास लेके जाओगे, KMnO4 आपको पता है कि Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, ये +7 में, तो ये क्या है, ये है भैया OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पर देखो, अगर गैस CO2 है तो CO2 भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी CO2 भी क्या है, OA है। अब CO2 में कार्बन का आगे तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है, तो अगर मान लो ये गैस जो है वो CO2 हुई और KMnO4 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर आप इसके आसपास लेके जाते हो, तब तो भैया KMnO4 फिल्टर पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये गैस SO2 है और आप जो है वो यहाँ KMnO4 से भीगा फिल्टर पेपर जो इसके आसपास लेके जाते हो, भैया SO2+4 है, SO2 में सल्फर का आगे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये सल्फर आगे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये जो है वो आगे ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा, सल्फर+6 सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया इस केस में क्योंकि Mn+7 का रिडक्शन हो चुका है, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, Mn+7 का रिडक्शन हो चुका है, तो KMnO4 का जो पिंक कलर है ना फिल्टर पेपर से, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये गैस KMnO4 से भीगे फिल्टर पेपर को डीकलराइज कर रही है, इसका मतलब ये गैस CO2 नहीं है, ये गैस कौन सी है, SO2 है। और चूने का पानी जो है वो यहाँ पर जो लाइम वाटर है वो मिल्की तो दोनों की केस में होता है। तो भैया लेकिन कंफर्म है कि अगर KMnO4 का फिल्टर पेपर कलर चेंज नहीं कर रहा है तो कंफर्म पक्का क्या है, CO2 है। और अगर CO2 कंफर्म है तो आप सोचिए यार, CO2 है, CO2 में कार्बन होता है, और कार्बन जो है वो कहां से आया होगा, वो सैंपल से आया होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ले रखा है, तो पता चल गया कि भैया पक्का उसमें क्या है, कार्बन है। ये लो, कार्बन की टेस्टिंग होगी। हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करवाते हैं, या H2O की टेस्टिंग कैसे करवाते हैं, यहाँ लिक्विड बना, पी के तो देख नहीं सकते, तो भैया जी लिक्विड जो है बेसिकली इसको आप CuSO4 है ना, CuSO4 एक ट्रे लो, है ना, एक ग्लास की ट्रे लो और उस पर जो है वो CuSO4 डालो, व्हाइट कलर का होता है, और फिर ये लिक्विड जो है ना ये इस पर डालो। तो जैसे ही CuSO4 और वाटर रिएक्ट करेगा या वो लिक्विड रिएक्ट करेगा, तो भैया हमें ये मिलता है पानी के साथ, जब ये रिएक्शन करता है ब्लू विट्रोल, ठीक है, ये मिलता है, और इसका कलर जो है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही वो लिक्विड डालने पर अगर जो है वो ये नीचे रखा व्हाइट कलर का सॉल्यूशन या व्हाइट कलर का जो पाउडर है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो पक्का जो है वो लिक्विड क्या है, पानी है। और अगर पानी है, वाटर है, तो ये कंफर्म है कि यार वाटर में तो हाइड्रोजन होगा, और वो हाइड्रोजन कहां से आया होगा, वो हाइड्रोजन सैंपल से आया होगा। तो ये है भैया। तो हाइड्रोजन की हम देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन की टेस्टिंग करने के लिए कौन सा सब्सटेंस काम में लेते हैं, CuSO4 काम में लेते हैं ना। और भी कई एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट जो है ना ये जनरली इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम कॉमनली ये काम में लेते हैं। CO2 है, CO2 की कंफर्मेशन कैसे करते हैं, लाइम वाटर से करते हैं, या कार्बन का कंफर्मेशन जो कैसे करते हैं, लाइम वाटर से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, ये तो है कार्बन और हाइड्रोजन की टेस्टिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो है भैया देखो टेस्टिंग ऑफ अदर एलिमेंट, के कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, हम उनकी बात करने वाले हैं।
बाकी के एलिमेंट सल्फर, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, हैलोजन हो गया, है ना, ये सारे के सारे बाकी के एलिमेंट की टेस्टिंग हम यहां करेंगे। देखिए कैसा है कि डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, देखो जी कि बाकी के जो अदर एलिमेंट है उनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेसेंट टेस्ट। बाकी के सारे जो है ना वो लेसेंट टेस्ट से जो है वो हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो मैं ये लिख देता हूं, अदर एलिमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय लेसेंट टेस्ट। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो हम लेसेंट टेस्ट से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और लेसेंट टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है भैया लेसेंट सॉल्यूशन। कि आपको क्या करना पड़ता है, लेसेंट सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। यहां मैं लिख देता हूं, टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट we have to prepare लेसेंट सॉल्यूशन, या इसका एक नाम और होता है, इसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कि भाई अगर आपको जो है ना ये लेसेंट टेस्ट करवाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एक सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, या लेसेंट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कि चाहे इनमें से आप किसी का भी टेस्ट कराओ ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्या होता है ये समझ लेना आप। देखो जी होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक ग्लास की एक ट्यूब होती है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, और आप ये मानो कि इसका डायमीटर होता है, जो आपका जेल पेन होता है ना, जेल पेन की रिफिल जितना डायमीटर लगभग होता है। ठीक है, जेल पेन में जो मोटी वाली रिफिल आती है लगभग उतना डायमीटर होता है, बहुत ही पतले ग्लास की बनी होती है ना। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। ठीक, तो आपने जो फ्यूजन ट्यूब ली, इस फ्यूजन ट्यूब में आपको क्या करना है, सोडियम का एक टुकड़ा डालना है। ये जो है वो अपने पास हो गया सोडियम। ठीक है, कि चिमटी ली, चिमटी से सोडियम इसमें फंसा दिया। फिर जो भी आपको ऑर्गेनिक सैंपल दे रखा है वो सैंपल जो है यहां पर भर दिया, ये हो गया हमारे पास सैंपल। ठीक है, और इसको आपने कर दिया हीट, नीचे से इसको जो गर्म कर दिया, भयंकर गर्म कर दिया। ये लो, इसको मैंने कर दिया गर्म। ठीक है, अब इसको गर्म करो, बहुत आसानी से गर्म हो जाता है, बहुत पतला गाज होता है, तो आसानी से गर्म होकर एकदम जो है इसके अंदर जितने भी सबस्ट्रेट सोडियम और सैंपल ले रखा है ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और आपस में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में जो हम यहां पर पानी भरेंगे, डिस्टिल्ड वाटर होता है वैसे तो, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर लेना चाहिए जिसमें पहले से कोई आयन या मिनरल्स ना हो। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, लैब में नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं टूटी का पानी काम में ले लेते हैं, टैप वाटर काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको हीट किया और इसको एकदम भयंकर हीट कर दिया, एकदम गर्म कर दिया, एकदम ब्लड जैसा लाल हो गया, है ना। और इस गर्मा गर्म को हम जो है वो इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में इसको डालोगे तो भैया देखो ये गर्म ये ठंडा क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी। ये जो ग्लास है ना, ये फ्यूजन ट्यूब, ये अपने आप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये जितना भी इसका जो एक्सट्रैक्ट था वो सारा का सारा इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, इनको क्या करते हैं, छान के अलग कर देते हैं। तो भैया यही है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इसी को हम बोलते हैं लेसेंट सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है, या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोल दो, एक ही बात है। लेसेंट सॉल्यूशन हो गया या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये बन गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब इसके आगे की टेस्टिंग करवानी है तो भैया ये तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। अब सबसे जरूरी चीज ये सवाल ये आता है कि भैया आखिर क्यों आपको जो है वो लेसेंट सॉल्यूशन बनाना जरूरी है, कि आपको आगे के एलिमेंट की टेस्टिंग करनी है और आगे के एलिमेंट की टेस्टिंग के लिए लेसेंट सॉल्यूशन बनाना क्यों जरूरी है। क्यों भाई, क्या काम में आएगा लेसेंट सॉल्यूशन ऐसा कि आप लेसेंट सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, है ना। तो इसका जवाब ये है कि भाई पर्पस ऑफ, है ना, मैं लिख देता हूं पहले, पर्पस ऑफ टू प्रिपेयर लेसेंट सॉल्यूशन is to convert
to convert all elements into their respective ionic form। ठीक है, तो भैया इसका पर्पस ये होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट को आपको उनके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता ये है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, उसमें सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, हेलोजन हो, कोई भी दूसरा एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ये सारे एलिमेंट बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से जो है वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और भैया कोवेलेंट फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की टेस्टिंग जो है वो नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल टेस्टिंग होती है, तो उसको पहले कोवेलेंट से आयनिक में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो आयनिक में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यहां पर बनाते हैं। अगर आपके कंपाउंड में मान लो कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, ठीक है, कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, अभी तो नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भैया जैसे ही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिलाते हो तो ये कार्बन जो है ना और नाइट्रोजन ये मिलकर जो है कन्वर्ट हो जाता है NaCN में। अब हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना साइनाइड आयन का, Cn- का एक अपने आप में एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। और आपने अगर कुछ भी करके ये पता लगा लिया कि इस सैंपल में या इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में साइनाइड है या नहीं है, तो हम बता देंगे कि भैया अगर साइनाइड है, ठीक है, टेस्ट करके आपको कंफर्म हो गया कि साइनाइड है, तो साइनाइड में तो नाइट्रोजन होगा, और ये नाइट्रोजन कहां से आया होगा, ये नाइट्रोजन जरूर जो है वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक ऐसे ही अगर सल्फर है मान लो सैंपल में, तो सल्फर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है भैया सल्फाइड में, Na2S बन जाएगा, कि अगर सल्फर होगा तो सल्फर से जो है वो किसमें, अपने आयनिक फॉर्म सल्फाइड में Na2S में बदल जाएगा। आपको टेस्टिंग सल्फाइड की करवानी है। अगर जो है मान लो यहाँ पर हेलोजन होगा तो हेलोजन जो है वो बदल जाएगा NaX के फॉर्म में, हैलाइड के फॉर्म में बदल जाएगा, और हम जो X- की टेस्टिंग करवाएंगे। अगर X- जो पॉजिटिव आता है या पता चल गया कि हैलाइड है, तो ये हैलाइड का हेलोजन कहां से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। अगर मान लो कि कंपाउंड में जो है वो सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, तो अगर कंपाउंड में सल्फर नाइट्रोजन दोनों होते हैं तो बेसिकली यहां पर क्या होगा ना, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन ये सब मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगे NaCN, सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये हमारा पर्पस होता है कि लेसेन सॉल्यूशन बनाने का क्या पर्पस है, कि भैया जितने भी कंपाउंड है ना इनको अपने रेस्पेक्टिव आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पस होता है, और हम इन सब की टेस्टिंग करवाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेसेन सॉल्यूशन में कार्बन जो है वो या नाइट्रोजन किस फॉर्म में टेस्ट होगा, नाइट्रोजन साइनाइड के फॉर्म में टेस्ट किया जाएगा, सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन सल्फर दोनों है तो थायोसाइनेट आयन के फॉर्म में टेस्ट होगा। तो ये है अपने पास लेसेन सॉल्यूशन। अब आते हैं भैया, देखो हम सबसे पहले कि ये बना लिया, अब एक एक एलिमेंट की टेस्टिंग करवाते हैं। मैं आता हूं सबसे पहले टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, या डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। देखिएगा कि नाइट्रोजन को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो जी, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, सारी चीजें जो जुड़ी हुई है आपस में। देखिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई नाइट्रोजन है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको कहा नाइट्रोजन की टेस्टिंग करवाने के लिए आप साइनाइड की टेस्टिंग करो, पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखिएगा कि नाइट्रोजन को हम डिटेक्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, वही एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर वही हमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, लेसेन सॉल्यूशन लिया जो हमने अभी प्रिपेयर किया था। आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिलाना भैया FeSO4, लैब में बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा आपको मिलाना होता है H2SO4, FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसको कर दो हीट। ठीक है, इसको हीट कर दो। ठीक है तो देखो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, साथ में आपने मिलाया क्या FeSO4, और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में आपने मिला दिया क्या FeSO4। ठीक है, अब देखो कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में साइनाइड होगा, साइनाइड क्या है Cn-, अगर ये होगा तो भैया FeSO4 में आयरन है किसमें, Fe+2 में, तो ये साइनाइड आयन इसके साथ मिलकर FeCN6-4 फेरोसाइनाइड आयन बना लेगा। दिस इज फेरोसाइनाइड है, आयरन यहां पर +2 में है, तो साइनाइड अगर है तो जितना भी साइनाइड है वो क्या बना लेगा, फेरोसाइनाइड आयन बना लेगा। अब देखना क्या होगा कि यहां ध्यान से देखो, सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, और ये अगर +6 में है तो भैया ये तो क्या है, OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर आयरन जो है ना वो +2 में है, +2 में है, तो ये क्या है, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, OA और RA का कंसेप्ट में रेडॉक्स में बता चुका हूं आपको, है ना। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया यहां पर क्या होगा, ड्यू टू दिस H2SO4 some Fe+2 ion will be oxidized into Fe+3। तो यहां पर जो है मैं बोल देता हूं कि some Fe+2 ions will be oxidized into Fe+3। कि कुछ Fe+2 आयन जो है ना वो Fe+3 में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और भैया अगर ऐसा होता है तो भैया देखो मैं लिख देता हूं Fe+2 is oxidized into Fe+3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब ये देखो ये जो Fe+3 है ना, ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास फेरोसाइनाइड आयन है इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके ये जो है वो एक कंपाउंड बना लेगा। और इस कंपाउंड को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, आप याद करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम ये चीज पढ़ते हैं, है ना। तो ये कंपाउंड हमें मिलेगा, इसको हम बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। दिस इज फेरी फेरोसाइनाइड। बाहर वाला आयरन +3 में है, अंदर वाला आयरन जो है वो क्या है +2 में है, फेरी फेरोसाइनाइड। और ये जो कंपाउंड होता है ये होता है भैया प्रूशियन ब्लू कलर का। दिस इज जो है वो ये कंपाउंड होगा प्रूशियन ब्लू कलर, एकदम मोर के पंख में जो चटक नीला रंग होता है बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड होता है। और अगर मान लो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपको प्रूशियन ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब कंफर्म है ये प्रूशियन ब्लू कलर किसके कारण आया होगा, फेरिफेरोसाइनाइड के कारण आया होगा। और भैया ये फेरिफेरोसाइनाइड में क्या है, साइनाइड है। ये साइनाइड की टेस्टिंग होती है कि कंफर्म है कि आयन कौन सा है, साइनाइड है। और साइनाइड है तो लेसेन सॉल्यूशन में साइनाइड है, उसका नाइट्रोजन कहां से आया होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। पक्का पता चल गया कि नाइट्रोजन है ना। तो ये है अपने पास एक तरीके से आप बोलोगे नाइट्रोजन की टेस्टिंग। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो जरा, नाइट्रोजन को तो हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। यहां पर आपको कुछ एक दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, है ना, जो कि पूछ सकता है। सबसे पहला तो ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड अपने पास होते हैं जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है ना वो एजो फॉर्म में होता है, ठीक है। कंपाउंड्स, है ना, कंपाउंड्स इन विच, यहां लिख रहा हूं, इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एजो फॉर्म। कि भाई वो कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन जो है वो एजो फॉर्म में प्रेजेंट है। एजो का मतलब हो गया अपने पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। तो इनके लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करवाते हैं। इनके लिए जो हम लेसेन सॉल्यूशन से नहीं बता सकते कि नाइट्रोजन होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे लेसेन सॉल्यूशन बनाओगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए उसको हीट करोगे, तो भैया हीट करते ही यहां से N2 बाहर हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई तो भैया यहां पर जो है वो साइनाइड नहीं बनेगा, और साइनाइड नहीं बनेगा तो भैया ये टेस्ट तो हम नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो मैं लिखूंगा कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एजो फॉर्म, है ना, दिस टेस्ट can't be used for such a type of compounds, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड के लिए हम ये टेस्ट काम में नहीं लेंगे, ये तो ही एक बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के साथ कार्बन होता ही नहीं है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो उनमें भी आप ये टेस्टिंग नहीं करवा पाओगे, है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूं, कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट with nitrogen, this test cannot be used for such a type of compounds, ठीक है। तो भैया इस तरह के कंपाउंड के लिए भी आप ये टेस्ट काम में नहीं ले पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हमारे पास हो गया NH4OH, है ना, NH4Cl, है ना, जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, है ना, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, है ना। ये सारे कंपाउंड जो है ना इनमें केवल नाइट्रोजन है, इनमें कार्बन है ही नहीं। अब कार्बन नहीं है तो मुझे बताओ साइनाइड बन सकता है क्या? साइनाइड के लिए कार्बन तो चाहिए। तो यहां पर जो है ना बेसिकली साइनाइड बनेगा ही नहीं।
और साइनाइड नहीं बनेगा तो वही बात हम बोलेंगे कि ये टेस्ट काम में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से के लिए या कौन से कंपाउंड में नाइट्रोजन की टेस्टिंग के लिए हम लेसेन सॉल्यूशन काम में ले सकते हैं या लेसेन टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं या किसके लिए नहीं करवा सकते। ये दो कंपाउंड है, इनके लिए नहीं करवा सकते। तो कंपाउंड में कार्बन होना चाहिए, कंपाउंड में नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ एजो, एजो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो हुई एक बात। फिर देखो कि इसी में हम एक चीज और पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई यहां पर मैं इसको तो मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करो वीडियो को, आराम से इसको नोट कर लो ना। इसी के साइड में हम एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे, ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, देखिएगा कि भैया ऐसा है कई बार कि नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट होता है कंपाउंड में। तो अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर है उस केस में क्या होगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, इफ सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ नाइट्रोजन, ठीक है, कि भाई अगर सल्फर जो है ना वो भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, तो पहली बात तो ये कि वही टेस्टिंग वही होगी, है ना, हम नाइट्रोजन की टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग वही होगी। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हमने लिया था, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हमें ये पता है कि अगर जो है वो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है तो साइनाइड बनेगा, और अगर कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर है तो अभी मैंने कहा था कौन सा आयन होगा यहाँ पर, HCN- थायोसाइनेट आयन होगा, क्योंकि ये तो थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो यहां पर जो है ना इस बार देखो क्या होगा, ये ब्लू कलर तो आएगा नहीं, है ना, इसको तो मैं हटा देता हूं। तो वही हमने तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले रखा था, हमने सोचा यार नाइट्रोजन है या नहीं है, तो हम तो नाइट्रोजन की टेस्टिंग करवा रहे थे, लेकिन यहां पर थायोसाइनेट आयन था। अब थायोसाइनेट आयन था, वही FeSO4 आपने मिलाया, FeSO4 मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब भाई साइनाइड तो है नहीं, साइनाइड नहीं है तो मुझे बताओ ये रिएक्शन होगी क्या, ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये आयन तो बनेगा नहीं, क्योंकि साइनाइड तो है ही नहीं। लेकिन भैया देखो H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो Fe+2 है ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो क्या होगा, Fe+2 Fe+3 में तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, ये रिएक्शन तो होगी, ये नहीं होगी क्योंकि साइनाइड नहीं है। अब भैया जैसे ही सॉल्यूशन में Fe+3 आएगा तो ये Fe+3 क्या करेगा, इस बार जो अपने पास HCN- है ना, HCN-, ये थायोसाइनेट आयन, ये है भैया HCN- है, इसके साथ रिएक्शन करके बदल देगा HCN और ये आ जाएगा भैया यहाँ पर +2 में, ये ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये ब्लड रेड कलर का होता है, एकदम ब्लड के जैसा लाल कलर आता है इसमें, यानी टेस्ट ट्यूब में अगर लाल कलर आ गया, लाल रंग आ गया तो कंफर्म है कौन सा आयन है, थायोसाइनेट आयन है। और थायोसाइनेट आयन है तो ये कंफर्म है कि इस कंपाउंड में जो जरूर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और भैया ये जो है वो नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया है कि भैया जो ब्लड रेड कलर आता है थायोसाइनेट आयन की टेस्टिंग में वो कौन से कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, ठीक है। तो मैं करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहां पर चलो हमने देखो इसकी टेस्टिंग कर ली, एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि हम जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा सोडियम लेते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, हम तो अंदाजे से लेते हैं, लेकिन वहां पर जो सोडियम का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो गया सोडियम गलती से, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा इफ एक्सेस of sodium is used during preparation of sodium fusion extract या लेसेन solution, ठीक है, then thiocyanate ion will decompose into sulfide and cyanide ions, ठीक है भैया। देखो अगर गलती से आपने सोडियम ज्यादा ले लिया और वहां पर हम बोलेंगे कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट था, मान लो जो अभी हमारा कंपाउंड है ना उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, और हमने गलती से जो है क्या ले लिया, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो थायोसाइनेट आयन बनेगा ना, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा भैया, सीक्वेंस का ध्यान में रखना, है ना, मेरे पास लिमिटेड जगह है तो मैं जो है उसको अरेंज करके लिख रहा हूं, आप जो सीक्वेंस का ध्यान में रखना क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो साइनाइड आयन जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा, हमारे पास आपने गलती से सोडियम ज्यादा ले लिया था तो
वो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले तो क्या बनेगा, NaSCN, ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा कि साइनाइड और नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों प्रेजेंट है तो भैया SCN आयन तो बनेगा ही बनेगा। अब ये आयन क्या करेगा, अगर सोडियम ज्यादा है तो इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये टूट जाएगा, NaCN में टूट जाएगा और साथ में Na2S में टूट जाएगा, ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। और ये दोनों आयन जो सल्फाइड और साइनाइड है ना, ये दोनों आयन अब अपना रेस्पेक्टिव टेस्ट देंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस बोथ आयंस, बोथ NaCN and Na2S will give their respective test। कि ये दोनों जो है वो अपने रेस्पेक्टिव टेस्ट देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें तो ये चेक करना है कि नाइट्रोजन है या नहीं, सल्फर है या नहीं है। तो अब आप जो क्या करवा दो, साइनाइड की टेस्टिंग करवा दो। यहाँ पर साइनाइड की टेस्टिंग मिल जाएगी आपको, वही प्रोशियन ब्लू कलर मिल जाएगा। सल्फाइड की टेस्टिंग अलग से करवा दो तो भी हमें पता चल जाएगा कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन जो अगर पूछे आपको कि अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम सोडियम को ज्यादा काम मिले, ज्यादा अमाउंट में काम मिले तो क्या क्या फर्क पड़ता है, तो जो थायोसाइनाइड आयन होता है ना वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इसमें साइनाइड और सल्फाइड में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन की टेस्टिंग के बारे में सारी जितनी भी चीजें थी वो सारी हमने देख ली। ठीक है, नेक्स्ट जो है एलिमेंट अपने पास, इसके बाद में हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सल्फर। देखो जरा कि सल्फर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। एक तो सल्फर जो ऐसे टेस्ट हो गया, ठीक है, कि अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों है तो ये ब्लड रेड अपने पास क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सल्फर है या नहीं है। दूसरा, सल्फर के लिए हमने अभी सल्फर को सल्फाइड में भी कन्वर्ट किया है, तो हमें सल्फर की टेस्टिंग करनी है तो बेसिकली हम सल्फाइड की टेस्टिंग करवा देते हैं। तो सल्फाइड की टेस्टिंग करवा दोगे तो पता चल जाएगा कि भैया सल्फर है या नहीं है। देखो डिटेक्शन ऑफ सल्फर, दो तरीके हैं सल्फर को डिटेक्ट करने के, दोनों तरीके हम पढ़ते हैं। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, ठीक है, देखो क्या सबसे पहला मेथड फर्स्ट, ठीक है, पहला तरीका ये है कि भाई हमारे पास ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, देखो इसी से होगा, है ना, ये है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, लेड एसीटेट मिलाना है ना। इसमें मैंने मिला दिया भैया लेड एसीटेट, CH3COO ट्वाइस, ये होता है लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट मिलाना भैया जी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड, टू फॉर्म मीडियम एसिडिक, इसको मीडियम को एसिडिक करना पड़ता है। तो क्या होगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और जैसे ही आप यहाँ पर इसमें लेड एसीटेट मिलाओगे CH3COO होल ट्वाइस, ठीक है, अगर मान लो यहाँ सल्फाइड है, क्योंकि सल्फर अगर होगा तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, और यहाँ पर आपने ले लिया भैया जी एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो यहां से देखो आपको क्या मिल रहा है, Pb+2 मिल रहा है। तो बेसिकली जो है यहाँ पर PbS, इसका ब्लैक पीपीटी होता है, ब्लैक पीपीटी। तो अगर मान लो यहाँ सल्फाइड होगा तो यहाँ टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आपको जो क्या मिल जाएगा, यह जी ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। अगर सल्फाइड है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्लैक पीपीटी मिलेगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। और ब्लैक पीपीटी आना ये कंफर्म है कि जरूर जो है ब्लैक पीपीटी लेड सल्फाइड की वजह से आया होगा, और सल्फाइड है तो सल्फर है, सल्फर है तो ये कहां से आया होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये है भैया अपने पास एक तरीके से सल्फर की टेस्टिंग। ठीक है, फिर देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि यहां पर हम एसिडिक एसिड ही काम में क्यों लेते हैं, कि अगर आपको मीडियम को एसिडिक करना है तो कोई दूसरा एसिड काम में, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये काम में क्यों नहीं किए। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, why H2SO4 और HNO3 is not used to form acidic medium in testing of sulfur by lead acetate, ठीक है। तो भैया यहां पर आपने H2SO4, HNO3 या HCl भी हो सकता है, HCl काम में क्यों नहीं लिया। तो देखो जी इस केस में क्या होगा बेसिकली, है ना, with H2SO4 some Pb+2 will form
प्रेसिपिटेट या पीपीटी ऑफ PbSO4। ठीक है, क्या होगा कि अगर मान लो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए आपने थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया, तो H2SO4 डाल दिया, ये Pb+2 जो है ना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और PbSO4 का पीपीटी मिल जाएगा आपको। PbS का तो पता नहीं बाद में मिलेगा, लेकिन पहले किसका मिल जाएगा, PbSO4 का। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम H2SO4 को काम में नहीं लेते। सो H2SO4 शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, लिख देता हूं, सो H2SO4 शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक, फिर भैया देखो, अब पूछ लिया कि चलो ये बताओ HNO3 काम में क्यों नहीं लेते, तो भैया देखो जरा कि HNO3 जो है ना वो क्या है, HNO3 is an oxidizing agent and it will oxidize sulfide ions। ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में जो सल्फाइड आयंस है ना, इनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और अगर सल्फाइड आयन ही सॉल्यूशन में नहीं रहा तो मुझे बताओ PbS मिलेगा क्या, पीपीटी नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे ही अगर HCl काम में लिया तो PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो वो भी हम काम में नहीं ले सकते। इसलिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भैया एसिटिक एसिड ही काम में लेना है। ठीक है, तो ये तो हुआ मेथड फर्स्ट, किसके लिए, सल्फर के लिए। ठीक, फिर देखो जरा कि सेकंड पॉइंट, मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड वही सल्फर के लिए ही है। ठीक है, सारी टेस्टिंग जो है ना वो उसी से, लेसन सॉल्यूशन से ही होगी। लेसन सॉल्यूशन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, मेथड सेकंड मेथड जो है ना ये भी किसके लिए, सल्फर के लिए ही है। देखो क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब और ये हमारा लेसन सॉल्यूशन या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब हमें सल्फर की टेस्टिंग करनी है, तो सल्फर की टेस्टिंग के लिए एक मेथड तो देख चुके हैं। दूसरा मेथड ये है कि इसमें आप मिला दो भैया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास होता है भैया नाइट्रोक्लोराइड आयन, हम बोलते हैं Fe। ठीक है, CN5NO। ठीक है, ये हमारे पास जो नाइट्रोक्लोराइड आयन होता है, और यहां पर जो है वो अपने पास है -2। तो ये है अपने पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। ठीक है, यहां पर जो क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा, चार्ज हटाओ, बेसिकली नाइट्रोक्लोराइड आयन ये होता है। अब देखो यहां अगर जो है ना सल्फाइड आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके भैया जी टेस्ट ट्यूब में यहां अगर आपको वॉयलेट कलर दिखे, वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कलर दिखे, तो ये कंफर्म है कि यहां पर सल्फाइड प्रेजेंट है। तो हम बता देंगे कि कंपाउंड में सल्फर है। ये वॉयलेट कलर क्यों आता है, तो देखो जो भी सल्फाइड होगा ना, ये नाइट्रोक्लोराइड आयन FeCl5NO, और इसके साथ जो है एक तरीके से रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl5 और ये NOS-4 में। और ये जो कंपाउंड होता है यही क्या होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है टेस्ट ट्यूब में क्या आता है, वॉयलेट कलर आता है। ये हो गया भैया अपने पास जो है सल्फर का सेकंड मेथड। या तो ऐसे कर दो या फिर आप जो उसमें लेड एसीटेट मिला दो, दोनों से ही सल्फर का पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। और सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हो तो उसके लिए जो है मैं नाइट्रोजन वाले में आपको बता चुका हूं। दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग ऑफ सल्फर। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है भैया टेस्टिंग ऑफ हैलोजन या डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। देखो जरा कि हम हैलोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। ठीक है, देखो जरा कि हैलोजन के लिए क्या करेंगे। बेसिकली जो है वो हैलोजन के लिए हम क्या करते हैं, यही अपने पास जो है वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, इसके अंदर हैलोजन है। ठीक है, तो हैलोजन किस फॉर्म में होगा, X- के फॉर्म में होगा। तो ये जो X है ना, ये क्लोरीन हो सकता है भैया, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन हम नहीं लेते हैं, फ्लोरीन की टेस्टिंग ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मान लो है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो है वो मिलाना है भैया सबसे पहले HNO3, और HNO3 मिलाकर इसको क्या करना है, गर्म करना है। HNO3 मिलाकर इसको गर्म करना है, और कितना गर्म करना है, इसको उबालना है, बॉइल करना है। ठीक है, तो HNO3 मिलाकर इसको बॉइल कर दिया। अब जो है वो इसको जो है वो HNO3 मिलाकर बॉइल करने के बाद इसमें हम मिलाते हैं भैया जी AgNO3। ठीक है, बाद में AgNO3, पहले HNO3 मिला के बॉइल करो, बाद में AgNO3 मिलाओ। तो भैया देखो क्या होगा
कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक, इसमें है अपने पास X माइनस, ठीक, तो अब आपने इसको HNO3 के साथ क्या किया है, बॉइल कर दिया, ठीक है, और आफ्टर दैट आपको जो है वो क्या मिलाना है, AgNO3 इसमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो जैसे ही आप AgNO3 मिक्स करोगे तो भैया जी अगर इसमें हैलाइड होगा तो आपको AgX का क्या मिल जाएगा, PPT मिल जाएगा, AgX का PPT मिलेगा। और AgX का PPT जो है ना, ये भैया अगर मान लो यहीं पर हम बोलते हैं कि AgBr है, मान लो इसमें जो है वो AgCl है, ठीक है ना, मान लो ये हैलाइड जो है वो कौन सा है, क्लोराइड है, तो अगर Ag क्लोराइड है तो यहाँ AgCl बनेगा, और AgCl का जो कैसा होता है भैया, व्हाइट PPT होता है, ये व्हाइट कलर का PPT है ना। और अगर जो है वो मान लो यहाँ पर AgBr है तो इसका जो है PPT कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला कलर, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर AgI है तो इसका जो कैसा होता है, येलो कलर का PPT होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे PPT आपको मिलेंगे, तो या तो कलर डिफरेंस से जो आप चेक कर सकते हो कि भैया कौन सा वाला होगा, ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, क्या आयोडीन होगा, या फिर आप जो इसको NaOH में एक तरीके से घोल के देखो। तो ये जो PPT होता है ये होता है सॉल्युबल इन NaOH, ठीक है, ये स्पाइरली सॉल्युबल होता है, स्पाइरली सॉल्युबल, ठीक है। और ये जो है वो अपने पास इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन NaOH, ठीक है। तो ये है NaOH में आप इनको डिसॉल्व करके बाद में दे सकते हो। इन दोनों को बेसिकली हम करवाते हैं कि अगर थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो रहा है तो AgBr होगा, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या होगा, AgI होगा। हालांकि इन दोनों के लिए एक और टेस्ट काम में लेते हैं हम, इसमें क्या करवाते हैं भैया, एक तरीके से ब्रोमीन या क्लोरीन पास करवाते हैं। तो क्लोरीन पास करवा के बाद में भी जो एक लेयर टेस्ट होता है वो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम प्योरली अभी NCERT बेस्ड जो बात कर रहे हैं। तो NaOH से आप इनको क्या कर सकते हो अलग, हालांकि कलर देख के ही जो है हम पहचान लेते हैं कि ये क्या होगा, AgBr, AgI या फिर क्या है, AgX। क्लियर है बात। तो ये है हैलोजन की टेस्टिंग। यहाँ एक बहुत ही जरूरी चीज कि भाई यहाँ पर हम AgNO3 मिलाने से पहले HNO3 के साथ इसको बॉइल करते हैं सॉल्यूशन को। अब सवाल ये है कि भैया ऐसा क्यों, कि आपने जो है वो AgNO3 मिलाने से पहले इसको HNO3 के साथ बॉइल क्यों किया, या ऐसा करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। तो भैया देखो जरा, इसको मैं पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, देखिएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि वाई sodium fusion extract should be boiled with HNO3 before addition of AgNO3, ठीक है, कि भाई AgNO3 के एडिशन से पहले इसको जो है वो HNO3 के साथ बॉयल करना क्यों जरूरी है। इसका आंसर ये है, देखो जरा, कि मान लो हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे पास सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट है, हम तो एक आइडिया ले रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो उस सैंपल में हैलोजन के साथ सल्फर या नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, कि मैं ये बोल देता हूं कि इफ सल्फर और नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट विथ हैलोजन, ठीक है, इन कंपाउंड सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो भैया अगर सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन होगा तो ये तो किस में बदल जाएगा, साइनाइड में, है ना। और अगर सल्फर होगा तो ये किस में बदल जाएगा, सल्फाइड में, ठीक है। तो भाई देखो जरा कि अगर जो है ऐसी कंडीशन है, अगर ये भी है, अगर नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सीधा AgNO3 मिला दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन भैया अगर मान लो ये दोनों भी प्रेजेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, है ना, कि हैलोजन प्लस नाइट्रोजन, हैलोजन प्लस सल्फर, अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ये दोनों साइनाइड और सल्फाइड भी होंगे, ठीक है। एंड इन दिस केस on addition, yeah, in this case if AgNO3 is directly added in sodium fusion extract without boiling, मतलब without boiling with HNO3, डायरेक्टली ऐड कर दिया, है ना, without boiling sodium fusion extract with HNO3, then PPT of
AgCN and Ag2S will also form, ठीक है। तो होगा ये जो साइनाइड और Na2S है ना, ये भी क्या हो जाएंगे पीपीटी में, क्योंकि Ag प्लस आप क्या मिला रहे हो AgNO3, तो ये क्या करेगा NaCN जो है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा AgCN का पीपीटी बना लेगा, साथ में जो NaNO3 बाहर, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये जो AgNO3 है, अगर मान लो सल्फाइड है तो Na2S के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा Ag2S बना लेगा, और साथ में जो है वो NaNO3 यहाँ पर भी क्या हो गया बाहर हो गया, तो ये कंडीशन आ जाती है। अब भैया देखो जरा कि ये अगर पीपीटी बन गया तो हम फिर कलर डिफरेंस कैसे बताएंगे कि कौन सा वाला सब्सटेंस है, नहीं बता पाएंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए सॉल्यूशन को जो क्या करते हैं HNO3 के साथ बॉईल करते हैं। अब HNO3 के साथ बॉईल करने से क्या होगा, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखिएगा when solution is boiled with HNO3, है ना, when sodium fusion extract is boiled with HNO3, ठीक है, then cyanide and sulfide ions will convert into HCN and H2S। भैया देखो क्या होगा कि अगर आपने सॉल्यूशन को जो है ना वो पहले HNO3 के साथ हीट कर दिया, बॉईल कर दिया, तो ये HNO3 देखो हमारे पास क्या है, एक तो है बेसिकली NaCN है, तो इसको HNO3 के साथ जैसे ही आप मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा HCN बन जाएगा, गैसियस के कारण, गैसियस होने की वजह से क्या हो गया बाहर हो गया, और साथ में जो क्या बन गया NaNO3, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो भैया HCN जो साइनाइड था वो बाहर चला गया, और साइनाइड बाहर चला गया तो यहाँ पर जो अब AgCN नहीं बनेगा। ठीक ऐसे ही अगर मान लो यहाँ Na2S होगा तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास H2S, गैसियस है बाहर चला जाएगा, NaNO3 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो भैया जी देखो सल्फाइड भी चला गया और साइनाइड भी चला गया, अगर ये है तो ये बाहर हो जाएंगे, अपने आप बाहर हो जाएंगे, तो अब आपको AgCN या Ag2S का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है भैया कंडीशन, इसलिए जो क्या करते हैं पहले इसको HNO3 के साथ बॉईल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये है किसका, हेलोजन का, ठीक है, सल्फर का करवा लिया, नाइट्रोजन का, हेलोजन का। लास्ट एक और है फास्फोरस की टेस्टिंग, देखो जरा वो भी हम देख लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, बहुत ही जरूरी टॉपिक है ना, सिंपल सा काम है। देखो जी फास्फोरस की टेस्टिंग जो है वो हम कैसे करवाते हैं, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, ठीक है। देखो क्या फास्फोरस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसमें मान लो फास्फोरस है किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, फास्फोरस ऑलरेडी फॉस्फेट के फॉर्म में हो सकता है, फॉस्फाइड के फॉर्म में हो सकता है ना, हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म, किसी भी फॉर्म में फास्फोरस हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में मिलाना है Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड मिलाना है और इसको गर्म करना है। कहने का मतलब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट साथ में आपने मिलाया Na2O2, ये है सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। और भैया जितने भी पेरोक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कर देते हैं तुरंत, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर फास्फोरस अगर है तो भैया यहां जितना भी फास्फोरस होगा ना वो सारा का सारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, फॉस्फेट में, और बेसिकली Na3PO4 में कन्वर्ट हो गया फास्फोरस, ठीक है, सोडियम फॉस्फेट बन गया। अब क्या करेंगे भैया, एक बार जो सोडियम फॉस्फेट बना, सोडियम पेरोक्साइड हीट किया, अब भैया इसमें मिला दो आप HNO3, वही अब इसको HNO3 के साथ बॉईल करो, ठीक है। तो जैसे ही अब आप HNO3 मिलाओगे Na3PO4 और ये हो गया HNO3, तो भैया जितना भी सोडियम फॉस्फेट होगा ना ये बेसिकली H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में जो आपको क्या मिल जाएगा NaNO3, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। H3PO4 बोले तो फॉस्फोरिक एसिड, है ना, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये हो गया अपने पास, है ना, फॉस्फोरिक एसिड बना। अब फॉस्फोरिक एसिड बन गया, अब आपको इसमें जो वो एक सब्सटेंस इसमें मिक्स करना है, एक रिएजेंट मिक्स करना है जिसको हम बोलते हैं भैया अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है, NH4 ट्वाइस MOO4, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करोगे, देखिएगा
तो भैया जैसे ही आप इसमें अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करोगे तो रिएक्शन ये होगी कि सॉल्यूशन में क्या है, H3PO4 है। अब ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में हमारे पास HNO3 भी रहेगा कुछ, है ना, NaNO3 HNO3 मीडियम एसिडिक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में HNO3 भी प्रेजेंट है और साथ में आपने मिला दिया भैया अमोनियम मोलिब्डेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, ये हो गया अपने पास अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, तो जब आप मिलाओगे ना तो एक कंपाउंड बनेगा भैया NH4 होल थ्राइस PO4, साथ में जो मिलेगा 12MOO3। इसको हम बोलते हैं भैया अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। ठीक है, और ये कंपाउंड जो है ना ये येलो कलर का होता है, इसका येलो पीपीटी आता है। ठीक है, तो अगर टेस्ट ट्यूब में यहां पर आपको येलो पीपीटी दिख जाए, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि भैया पक्का ये येलो पीपीटी अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट की वजह से आया होगा, जिसमें फास्फोरस है। ये फास्फोरस जरूर कहां से आया है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से आया है, और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में फास्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, तो पक्का उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो है वो चीज प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन होती है भैया साइड में, जो इसमें और भी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे साइड में यहाँ पर जो आपको अमोनियम नाइट्रेट भी मिलता है, साथ में जो है आपको यहाँ पर वाटर भी मिलता है। ठीक है, आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ हमारे पास इसके मॉलिक्यूल कितने 12। ठीक है, तो क्योंकि 12 आ गए तो अमोनियम जो 24 हो गए, इधर जो अमोनियम 24 हो गए तो 3 तो यहाँ 21 यहाँ पर आ जाएंगे, और इधर जो 12 H2 और कुछ बैलेंस करना बाकी है। HNO3 नाइट्रेट हमारे पास 21 ये लॉजिक हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो ये है अपने पास भैया टेस्टिंग, जितने भी थे, नाइट्रोजन की हमने करवा ली, सल्फर की करवा ली, हेलोजन की करवा ली, फास्फोरस की करवा ली। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर ही चुके हैं। तो ये पहला टॉपिक, मैंने कहा था 3 टॉपिक है, 3 में से जो है पहला है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये कंप्लीट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इस पे आप जो एनसीईआरटी है ना वो पढ़े। ठीक है, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैच करें अपनी क्लास पूरी। आज की क्लास जो है ये टॉपिक पूरा 100% एनसीईआरटी बेस होने वाला है, तो भैया एनसीईआरटी आप इस पर एक बार पढ़े, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, है ना। इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और उसके आगे हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।